टूट गई अब आस। भारत में शास्त्रीय रागों पर आधारित गजल गायकी में बेगम अख्तर का प्रमुख स्थान है। उनकी तारीफ में उर्दू के अजीम शायर कैफी आज़मी की कही ये पंक्ति ही काफी है। गजल के दो मायने होते हैं, पहला गजल और दूसरा बेगम अख्तर। उनकी गायकी जहां एक ओर चंचलता और शोखी भरी थी, वहीं दूसरी ओर उसमें शास्त्रीयता और दिल को छू लेने वाली गहराइयां भी थीं। आवाज में गजब का लोच, रंजकता और भाव अभिव्यक्ति के कैनवास को अनंत रंगों से रंगने की क्षमता के कारण उनकी गाय ठुमरिया बेजोड़ है। बेहद साफ आवाज और शुद्ध उर्दू उच्चारण रखने वाली बेगम अख्तर हिंदुस्तानी संगीत की कोहिनूर हीरा है। बेगम अख्तर के बारे में काफी कुछ लिखा और पढ़ा गया है, पर उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए जानते हैं बेगम अख्तर के बारे में। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनके बचपन का नाम बीबी था। बेगम अख्तर बचपन से ही पार्श्व गायिका बनना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले उनकी इस इच्छा के सख्त खिलाफ थे। लेकिन उनके चाचा ने उनके शौक को आगे बढ़ाया। कुलीन परिवार से ताल्लुक रखने वाली अख्तर बाई को संगीत से पहला प्यार 7 वर्ष की उम्र में थिएटर अभिनेत्री चंदा का गाना सुनकर हुआ। उस जमाने के विख्यात संगीत उस्ताद अता मोहम्मद खान, अब्दुल वाहिद खान और पटियाला घराने के उस्ताद झंडे खान से उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की दीक्षा दिलाई गई। बचपन में संगीत सीखने के वक्त उस्ताद मोहम्मद खान और बेगम अख्तर के बीच ऐसी घटना हुई कि बेगम अख्तर ने गाना सीखने से मना कर दिया। उन दिनों बेगम अख्तर सही सुर नहीं लगा पाती थी। उनके गुरु ने उन्हें इसके बारे में कई बार सिखाया और जब वे नहीं सीख पाईं तो उन्हें डांट दिया, जिसके कारण बेगम अख्तर रोने लगी और उन्होंने कहा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं गाना नहीं गा सकूंगी। तब उनके उस्ताद ने कहा, बस इतने में ही हार मान गई, ऐसे हिम्मत नहीं हारते, मेरी बहादुर बिटिया, चलो एक बार फिर से सुर लगाने में जुट जाओ। उनकी ये बात सुनकर बेगम अख्तर ने फिर से रियाज शुरू किया और सही सुर लगाए। 30 के दशक में बेगम अख्तर ने पारसी थिएटर में काम करना शुरू किया, जिसके कारण उनका रियाज छूट गया। इस बात से उनके गुरु अता खान बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा, जब तक तुम नाटक में काम करना नहीं छोड़ती, मैं तुम्हें गाना नहीं सिखाऊंगा। उनके इस बात पर बेगम अख्तर ने कहा, आप सिर्फ एक बार मेरा नाटक देखने आइए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। उस रात मोहम्मद अता खान बेगम अख्तर के नाटक तुर्की हूर देखने गए। जब बेगम अख्तर ने उस नाटक का गाना चल रही मोरी नया गाया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और नाटक समाप्त होने के बाद बेगम अख्तर से उन्होंने कहा, बिटिया तू सच्ची अदाकारा है, जब तक चाहो नाटक में काम करो। बेगम अख्तर ने 15 वर्ष की बाली उम्र में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। ये कार्यक्रम वर्ष 1930 में बिहार में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद जुटाने के लिए आयोजित किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवियत्री सरोजनी नायडू थी। वो बेगम अख्तर की गायिका से इस कदर प्रभावित हुई कि उन्हें उपहार स्वरूप एक साड़ी भेंट की। बेगम अख्तर ने कई उस्तादों से सीखा, मगर संगीत की तालीम का ये सफर कोई सुखद सफर नहीं था। 7 साल की उम्र में बिब्बो के एक उस्ताद ने गायकी की बारीकियां सिखाने के बहाने उनकी पोशाक उठाकर अपना हाथ उनकी जांघ पर सरका दिया। इस प्रसंग के बहाने बताते चले कि बेगम अख्तर पर किताब लिखने वाली रीता गांगुली ने एक जगह कहा है कि संगीत सीखने वाली करीब 200 लड़कियों से उन्होंने बात की और लगभग सभी ने अपने उस्तादों को लेकर इस प्रकार की शिकायत की। बेगम अख्तर के साथ बचपन में एक हादसा हुआ, जिसमें मात्र 13 वर्ष की कच्ची उम्र में ही वो माँ बन गई। हुआ ऐसा कि बिहार के एक राजा ने उनका कदरदान बनकर उन्हें उनकी कला को दिखाने के लिए बुलाया
और उनका बलात्कार किया। इसके बाद अख्तर बाई प्रेग्नेंट हो गई और एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम शमीमा है। परंतु लोक लाज के डर से उन्होंने इस बात को दुनिया से छुपाए रखा और शमीमा को अपनी छोटी बहन बताती रही। काफी लंबे समय बाद दुनिया को पता चला कि ये उनकी बहन नहीं बल्कि उनकी नाजायज बेटी है। लेकिन इस क्रूर हादसे के बावजूद बेगम अख्तर ने दोबारा खुद को समेटा और जीवन को नए सिरे से शुरू किया। 1945 में जब उनकी शोहरत अपनी चरम सीमा पर थी तब उन्हें शायद सच्चा प्यार मिला और उन्होंने इश्तियाक अहमद अब्बासी जो पेशे से वकील थे उनसे निकाह कर लिया और अख्तरी बाई फैजाबादी से बेगम अख्तर बन गई। गायकी छोड़ दी और पर्दानशी हो गई। बहुत से लोगों ने उनके गायकी छोड़ देने पर छीटाकशी की। 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, लेकिन उन्होंने अपना घर ऐसे बसाया मानो यही उनकी इबादत हो। 5 साल तक उन्होंने बाहर की दुनिया में झांक कर भी ना देखा। शादी के बाद सामाजिक बंधनों की वजह से बेगम साहिबा को गाना छोड़ना पड़ा। बेगम अख्तर के लिए गायिका छोड़ना वैसे ही था जैसे एक मछली का पानी के बिना रहना। वो करीब 5 साल तक नहीं गा सकी, जिसके कारण उनका सेहत खराब हुआ और वो बीमार रहने लगी। यही वो वक्त था जब संगीत के क्षेत्र में उनकी वापसी उनकी गिरती सेहत के लिए मददगार साबित हुई और 1949 में वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो लौटी। उन्होंने लखनऊ स्टूडियो स्टेशन में 3 गजल और 1 दादरा गाया। इस प्रस्तुति के बाद उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने संगीत गोष्ठियों में गायन का रुख किया। गायकी का ये सिलसिला उनकी आखिरी सांस तक जारी रहा। बेगम साहब का आदर समाज के जाने माने लोग करते थे। सरोजनी नायडू और शास्त्रीय गायक पंडित जसराज उनके जबरदस्त प्रशंसक थे, तो कैफी आजमी भी अपनी गजलों को बेगम साहिब के आवाज में सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उनकी गायकी जहां एक ओर चंचलता और शोखी भरी थी, वहीं दूसरी ओर उसमें शास्त्रीयता और दिल को छू लेने वाली गहराइयां भी थी। आवाज में गजब का लोच, रंजकता और भाव अभिव्यक्ति के कैनवास को अनंत रंगों से रंगने की क्षमता के कारण उनकी गाय ठुमरियां बेजोड़ हैं। बेगम अख्तर अपनी मखमली आवाज के गजल, ठुमरी, ठप्पा, दादरा और ख्याल पेश कर मशहूर होने वाली एक सदाबहार गायिका थी। उनकी गायकी आज भी लोगों को दीवाना बना देती है। बेहद साफ आवाज और शुद्ध उर्दू उच्चारण रखने वाली बेगम अख्तर हिंदुस्तानी संगीत की कोहिनूर हीरा है। उन्होंने न सिर्फ संगीत की दुनिया में वापस कदम रखा बल्कि हिंदी फिल्मों में गायन के साथ अभिनय शुरू कर दिया। नाटकों से उनका रिश्ता 20 के दशक और हिंदी फिल्मों से 30 के दशक में ही जुड़ गया था। बेगम अख्तर ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक दिन का बादशाह से की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ये फिल्म नहीं चल सकी। इसके कुछ समय बाद वे लखनऊ लौट आई और वहां पर उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक महबूब खान से हुई। बेगम अख्तर की प्रतिभा से महबूब खान काफी प्रभावित थे और उन्हें महबूब खान ने मुंबई बुलाया। अब की बार मुंबई जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिल्मों के साथ साथ ही अपने गायकी के शौक को भी बरकरार रखा और मल्लिका एक गजल के नाम से पहचानी जाने लगी। अदाकारा के रूप में उनकी आखिरी पेशकश थी सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म जलसा घर, जिसमें उन्होंने शास्त्रीय गायिका का किरदार निभाया था। उन्होंने करीब 400 रचनाओं को अपना स्वर दिया। ढेरों पुरस्कार मिलने और असंख्य प्रशंसक हासिल करने के बावजूद बेगम अख्तर में लेश मात्र भी घमंड नहीं था। वे पूरी उम्र मशहूर उस्तादों से सीखती रहीं। उनकी इच्छा थी कि केवल अच्छा ही नहीं गाना है बल्कि बेहतर से बेहतर होते जाना है। बेगम अख्तर ने 1961 में पाकिस्तान, 1963 में अफगानिस्तान और 1967 में तत्कालीन सोवियत संघ में भी अपने सुरों का जादू बिखेरा। भारत सरकार ने इस सुर साम्राज्य को पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। बेगम अख्तर गजल, ठुमरी, दादरा गायन शैली की बेहद लोकप्रिय गायिका थी। उन्होंने वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो,
ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आए, मेरे हमनफस मेरे हमनवा, मुझे दोस्त बनके दगा ना दे। ऐसी कई दिल छू लेने वाली गजलें गाई हैं। 1974 में बेगम अख्तर ने 30 अक्टूबर अपने जन्मदिन के मौके पर कैफी आजमी की ये गजल गाई। वो तेग मिल गई जिससे हुआ था कत्ल मेरा, किसी के हाथ था लेकिन वहाँ निशान नहीं मिलता। इसे सुनकर वहाँ मौजूद कैफी सहित तमाम लोगों की आंखें नम हो गई। किसी को नहीं मालूम था कि इस गजल का यह मिसरा इतनी जल्दी सच हो जाएगा। बेगम अख्तर जब अहमदाबाद के मंच पर गा रही थी तब उनकी तबीयत काफी खराब थी। उनसे अच्छा नहीं गाया जा रहा था। ज्यादा बेहतर की चाह में उन्होंने खुद पर इतना जोर डाला कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां से वो वापस नहीं लौटी। हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लखनऊ में बसंत बाग में उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। उनकी माँ मुश्तरी बाई की कब्र भी उनके बगल में ही थी।